अच्छा पीडीएफ में देख रहा था, लगा रहा था। हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के पुर्जे पुर्जे। आज पुर्जे ही पढ़ते हैं और क्या है। बाकी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग वगैरह हमने पढ़ लिए हैं। आज ट्रांसफॉर्मर के सारे भाग देखने हैं। ओके, तो आज शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर के महत्वपूर्ण भाग। हेडिंग डाल दो। चलो भाई, हम थोड़े से एक ढंग के ट्रांसफॉर्मर के बारे में देख लेते हैं पूरा। क्या हो गया? अच्छा, हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, जिस ट्रांसफॉर्मर को आप देख रहे हैं ये ज़्यादा क्षमता का है, यानी कि जीएसएस पर लगा हुआ है या फिर ऐसे औद्योगिक सेंटर पर लगा हुआ है जहाँ क्षमता बहुत ज़्यादा चाहिए है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा ट्रांसफॉर्मर ऐसा ही लगा होता है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे जो भाग होते हैं ना इसमें लगे हुए होते हैं। सबसे पहला बात तो एक होता है, इसमें मेन टैंक होता है। जो मेन टैंक है ना, ये नाम दिख रहा है, ये मेन टैंक है। इस टैंक के अंदर तेल भरा होता है और इस तेल में वाइंडिंग डूबी हुई होती है। यही मामला होता है। जब हमारे पास वाइंडिंग कार्य करती है तो वाइंडिंग गर्म होगी, वाइंडिंग गर्म होगी तो तेल भी गर्म होगा, तेल गर्म होगा तो तेल का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो तेल यहां से निकल के कहां चला जाएगा? कुछ कंजर्वेटर में। क्योंकि भाई आयतन बढ़ेगा तो दाब भी तो बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो जगह क्या होगी? कम, तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। जब दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस दाब को रिलीज करने के लिए हमारे पास क्या लगा होता है? एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट को हम क्या कहते हैं? प्रेशर रिलीज वाल्व। यही लगा होता है, तो दाब को रिलीज करता है। लेकिन अपना दूसरा मत ये कहता है कि सर कैसे न कैसे करके कंट्रोल करो, इतना ज़्यादा ताप होने मत दो। मामला यही है ना, टैंक में ताप को कम करें ताकि इतना एक्सप्लोजन वेंट की जरूरत नहीं पड़े, न तेल ऊपर जाए। वो तो दोनों सुरक्षा के लिए लगे हैं, लेकिन इतनी जरूरत मत पड़ने दो। तो चलो, हमने चारों ओर लगा दिए रेडिएटर। इसे क्या कहते हैं? कोई छोटा ट्रांसफॉर्मर है थोड़ा इससे कम क्षमता का, तो वहां चारों ओर लगाओ तो उसे कहते हैं कूलिंग ट्यूब। क्या कहते हैं? कूलिंग ट्यूब कहते हैं। कूलिंग ट्यूब क्यों कहते हैं? कि टैंक है, टैंक का तो आकार फिक्स है। अब यदि ट्यूब है जो चारों ओर ट्यूब लगा दिया तो ट्यूब में से तेल प्रवाहित होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? ज्यादा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो वायु के संपर्क में तेल क्या आएगा? जल्दी आएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर थोड़ा और बड़ा है, तो अब हमने कहा भाई जब ट्रांसफॉर्मर थोड़ा और बड़ा है तो हमें क्या लगा देना चाहिए? रेडिएटर। ये जो पतली पतली इसमें सब नलिकाएं होती है और इसमें से तेल क्या होता है? प्रवाहित होता है। जिसमें जैसे ही तेल का हमारे पास ताप बढ़ेगा, तेल फैलेगा, फैलेगा तो सभी जगह कहाँ चला जाएगा? रेडिएटर में। और यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ से तेल गया और गर्म तेल वापस ठंडा तेल इसके साथ में मिल गया। क्योंकि ऊष्मा का नेचर है उच्च से निम्न की तरफ जाना, तो वैसा होगा, फैला होगा। फिर अभी आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में ट्रांसफॉर्मर के ऊपर पंखा लगा हुआ, फिर आपने कहा कि गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ट्रांसफॉर्मर को भी ठंडा करना पड़ रहा है। ऐसा आया ना? कूलर भी लगाया होगा, कूलर लगाए, हो सकता है लगाए हो, लगाए हुए थे। वो इसलिए लगाए थे कि जब ताप बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो रेडिएटर भी इतना काम कर नहीं पा रहा, क्योंकि बाहरी ताप है 50 और अंदर का अधिकतम रखना 100, तो अंतर थोड़ा कम हो रहा है। तो हमने कहा वायु का प्रवाह ज़्यादा हो, वायु का प्रवाह ज़्यादा होने से क्या होगा? ये ताप जल्दी से फैल जाएगा।
जल्दी से ताप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, वायु दाब के लिए ऊपर पंखा लगा देते हैं। फैन, उसे ब्लोअर फैन कहते हैं। फैन होना कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो इसके साथ फैन लगाओ, चाहो तो फैन अलग से लगाओ। फैन क्यों लगाया जाता है, कूलिंग के लिए। कूलिंग कौन सा करेगा, रेडिएटर। तो फैन किसके ऊपर लगेगा, रेडिएटर पर। फैन कहां पर लगेगा, रेडिएटर के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, अब यहां तक भी मामला ठीक है। अब एक नाम आया आपके सामने, बुशिंग। ये तो जानते हैं बुशिंग, टर्मिनल होते हैं जो पोर्सलिन का बना होता है, चीनी मिट्टी का। और जो हाई वोल्टेज आते हैं वो टर्मिनल थोड़े बुशिंग के बने होते हैं, बड़े। और आगे जो आउटपुट जाते हैं वो वोल्टेज कम है, तो वो बुशिंग क्या है, छोटे। तो आपके गांव में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, तो इधर से जो आएगा उसमें तो बुशिंग के टर्मिनल क्या होंगे, बड़े। और आगे जो वोल्टेज कम है तो बुशिंग क्या होंगे, छोटे। क्योंकि ये बुशिंग है जो इसके बीच में अंतर कर रहा है। यहां चालक लगाओगे ना, चालक और बॉडी के बीच में क्या कर रहा है, अंतर। इसलिए बुशिंग क्या लगाया जाता है, हाई वोल्टेज में बड़ा और लो वोल्टेज में क्या लगाया जाता है, छोटा। ये भी मामला ठीक है। एक होता है थर्मोमीटर, ये हम जीएसएस पर काम में लेते हैं। थर्मोमीटर क्या होता है, तापमापी है, तापमान मापेगा। किसका तापमान मापेगा भाई, मेन टैंक का। क्योंकि मुख्य जो गर्म होने वाला तेल का भाग कहाँ पर है, मुख्य टैंक में। 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तेल गर्म हो जाता है तो अलार्म बजनी चाहिए। यदि अलार्म बजने का मतलब है अलार्म बज गई, अब इसको ट्रांसफार्मर को बंद कर दो, फिर भी बंद नहीं करें तो थोड़ा सा ताप और बढ़ने पर ये क्या हो जाना चाहिए भाई, बंद हो जाना चाहिए। बकोज रिले के द्वारा इस को क्या कर देना चाहिए, डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए स्वतः ही। यही तो रिले यही काम करता है, ठीक है ना, कि उच्च दाब पर बकोज रिले कार्य करेगा और इसको क्या कर देगा, ट्रांसफार्मर को बंद। ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर बंद नहीं हुआ और 140 डिग्री ताप तक पहुंच गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट होने पर तो बहुत बड़ा धमाका उठेगा, आसपास के एरिया में जो होते हैं वो सारे मर भी सकते हैं। और ऐसा जयपुर में 2007, 8, 17 में कभी हुआ था। 4-5 लोगों के साथ गड़बड़ हुई थी। शादी चल रही थी और पार्क के पास में था कोई, शादी के बाद का था ऐसे कुछ, मैरिज गार्डन के पास का ऐसा कुछ। तो ढाणी का था, ढाणी में था क्या, एक मेन जयपुर का ऐसा केस हो सकता है, उससे पुराना हो। मैरिज गार्डन के पास का मामला था, मेन जयपुर का केस है ये, यहीं पर सिटी का केस था। तो उसमें भी हुआ था, लेकिन ऐसे हादसे बहुत बिरले होते हैं, होते नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। पहला तो जब दाब बढ़ेगा तो एक्सप्लोजन वेंट से क्या हो जाएगा भाई, दाब रिलीज हो जाएगा। जब दाब रिलीज नहीं हो पाया तो डायफ्राम भी टूट जाएगा। तो डायफ्राम टूट जाएगा तो तेल थोड़ा बाहर निकल जाएगा, दाब कम हो जाएगा तो जलने की खतरा आएगा नहीं। तीसरा, बकोज रिले बंद हो जाएगा। अब ये तीनों काम नहीं हो तब जाके विस्फोट का मामला है। जैसे कुकर है, कुकर में तो 3 लेयर ही नहीं होती, एक ही लेयर होती है। कुकर है, सीटी बजाएगा तो सीटी बोलेगा ठीक है। यदि मान लो वो लॉक हो गई और उच्च दाब के कारण भी हिल डुल नहीं रही उधर उधर, तो दाब तो अंदर बढ़ते गया। घर वाले कह रहे अभी तक कुकर ने सीटी नहीं दी है, दाल बड़ी नहीं लग रहा है, अरे अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो अचानक से ऐसा गड़बड़ होने पर वो फट सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर से होता है। और ऐसा ही हमारे गीजर के साथ भी है। तो गीजर में भी ऊपर जगह क्या छोड़नी पड़ती है, खाली एक पाइप एक्स्ट्रा भी छोटा सा लगाते हैं भाई। वो निर्वात रहेगा ना, निर्वात तो रहना नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या लगाए, श्वासक। श्वासक क्या कहता है, ब्रीदर। ब्रीदर क्या करेगा, जब ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो वो सांस खींचेगा, अंदर वायु लेगा। तो ब्रीदर का कार्य यही है, सांस खींची। सांस खींचने पर भाई वायुमंडल की नमी भी तो जाएगी। इस नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में क्या लगा दिया जाता है, सिलिका जेल। इसमें क्या लगा दिया जाता है, सिलिका जेल, ताकि नमी नहीं जाए और वो नमी से बचाव हो जाए। तो ये सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। और बकोज रिले तो हमारे पास एक सुरक्षित रिले होता है जो आंतरिक दोष के सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर कोर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है जो ये सभी मुख्य टैंक के भाग हैं। अब इस प्रकार हम एक एक भाग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर? ये हमारे पास अंदर का भाग है जो दिखा रहा है, बुशिंग दिखा रहा है।
कि हाई वोल्टेज बुशिंग क्या है, बड़ी, लो वोल्टेज बुशिंग क्या है, छोटी। अब यहाँ पर इनमें से जो आते तो 3 टर्मिनल, निकलते कितने, 4, क्योंकि एक हमारे पास क्या होता है, अर्थिंग, एक क्या होता है, अर्थिंग होता है। ये चारों ओर वाली ट्यूब क्या कहलाएगी, कूलिंग ट्यूब, या क्या कहते हैं इसे, रेडिएटर। ठीक है, पास में जो वाइंडिंग होगी वो क्या कहलाएगी, लो वोल्टेज, दूर वाली वाइंडिंग क्या कहलाएगी, हाई वोल्टेज, यही है। और कोर क्या होती है, हमेशा लेमिनेटेड कोर होती है। अब ये ट्रांसफॉर्मर का एक अलग तरीके से भाग आपको और समझाया है कि प्राइमरी कोइल है जो सीधी लाइन आ रही है, प्राइमरी कोइल में वोल्टेज क्या है, ज़्यादा, सेकेंडरी कोइल में वोल्टेज क्या है, कम। सेकेंडरी कोइल वो कहलाएगी जो इलेक्ट्रिक लाइन किससे जुड़ी हुई है, लोड से। और जो इलेक्ट्रिक लाइन है जो हमारे पास जनरेटर से, सप्लाई से जुड़ी हुई है, वो क्या कहलाएगी, प्राथमिक लाइन। ये जो वाइंडिंग है किस में डूबी हुई है भाई, तेल के अंदर डूबी हुई है। और हीट डिसिपेशन करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाते हैं, रेडिएटर लगा दो या आप कूलिंग ट्यूब लगा दो, यही काम कर रहा है ये पूरा यही तो समझा रहा है। और क्या समझा रहा है, ये आपको इसके अंदर की वर्किंग बता रहा है कि इसके अंदर वर्किंग है कैसे। वो कह रहा है ऑयल कंजर्वेटर में ऑयल गेज मापी ऐसा है कि ऑयल इतना भरा हुआ होना चाहिए, आधा भरा हुआ होना चाहिए। ये कह रहा है कि देखो तेल है तो गर्म हुआ, गर्म तेल कहाँ जाता, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ गया तो नलिकाओं में जाई गई। और यहाँ पर जैसे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ तो तेल वायुमंडल के, मतलब धातु के संपर्क में आया, धातु वायुमंडल के संपर्क में आई, इसलिए ताप क्या हुआ, कम। ताप कम हुआ तो ताप कम होने के कारण तेल का प्रवाह कहाँ हुआ, नीचे की तरफ, और ये तेल इधर मिल गया और वापस गर्म तेल इधर से आ रहा है, ऐसे चलता जाता है। इसलिए कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर बैंक भी कह दो, ये इस प्रकार काम करता है। रेडिएटर बैंक हो, रेडिएटर टैंक हो, ये इस प्रकार काम करता है। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अब सीधा लिखना ही है और क्या करना है। वो ट्रांसफॉर्मर में आवाज आती है, उसका कारण है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण जो ध्वनि आती है उस ध्वनि को कहते हैं हमिंग ध्वनि। इसको सीधा लिखते हैं हम ध्वनि। आप हमिंग ध्वनि या हम बोलेंगे तो वाइब्रेशन आएगा, और ट्रांसफॉर्मर में जब आवाज आती है तो वाइब्रेशन के साथ आती है, तो इसलिए उसका नाम दिया था हमिंग, और कोई कारण नहीं था। इसी प्रकार जब पारेषण लाइन तारों के नीचों से गुजरते हैं तो आपको एक ध्वनि सुनाई देती, वो है हिसिंग, उसमें सरसराहट से आएगी, और आप हिसिंग बोलेंगे तो भी सरसराहट निकलेगी। तो ऐसा ध्यान रखना है, हमिंग कब आती है, हिसिंग कब आती है, ठीक है। तो मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन, अब मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन क्यों होता है, कब होता है, तो वो होता है कम लोड पर जब ट्रांसफॉर्मर संचालित होता है तो मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर में हमिंग ध्वनि आती है। रिले पहले रिले होते हैं। पहली बात तो कि ट्रांसफॉर्मर में, मैं छोटे छोटे सवाल बता दूं, ट्रांसफॉर्मर में कौन सा रिले काम लिया जाता है, बकोज रिले। बकोज रिले हमारे पास कौन सा दोष ज्ञात करेगा, आंतरिक दोष। बकोज रिले केवल ट्रांसफॉर्मर में वही काम लिया जाएगा जो तेल द्वारा शीतलन हो, क्योंकि इसके जो मरकरी कांटेक्ट पॉइंट है वो तेल में तैरेंगे, वो फ्लोटिंग पॉइंट कहलाएंगे, तेल में तैरेंगे। जब दाब बहुत ज्यादा हो जाता है तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। मिलने से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने से परिपथ क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब यदि तेल नहीं होगा तो बकोज रिले के कांटेक्ट तो हवा में हो गए, अब वो कभी मिलेंगे क्या, नहीं। जब मिलेंगे ही नहीं तो फिर कोई काम ही नहीं है। इसलिए तेल द्वारा शीतलन में ही बकोज रिले काम लिया जाता है। इसे गैस दाबित रिले कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि जब उच्च दाब होगा ना, इस दाब पर मरकरी कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। मामला ये है। और कोई मामला भाई, ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो भी भाग पूछना चाहो। किस में गैस भरें, गैस क्यों भरेंगे, हैं? फ्लोटिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, आग उत्पन्न होता है, तो गैस क्यों भरेंगे, क्यों, मतलब गैस में भरूं क्यों, मतलब मैं आपको कह रहा हूं तेल में डूबा हुआ है, और मैं आपको कह रहा हूं तेल है जो शीतलन और विद्युत रोधन के लिए काम में लिया जा रहा है।
तू तो शीतलन के लिए तो गैस भर रहा होगा, शीतलन के लिए तो तेल में डूबे हुए हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट। कॉन्टेक्ट पॉइंट कहाँ डूबे हुए हैं? तेल में। इसलिए एक सवाल रहता है, बकोस रिले का प्रयोग केवल तेल द्वारा शीतलन में ही काम में लिया जाएगा, अलग से कोई गैस वेस्ट नहीं भरनी आपको, है? और कोई सवाल? इधर ले आओ भाई, रजिस्टर इधर लो। किसका रजिस्टर ये? आपका है? आप क्या चाहते हो रजिस्टर से? खुद क्या देख रहे हो? आपका खुद का रजिस्टर देख लो, लिखा हुआ नहीं आपके? आ जाओ, फर्स्ट क्लास है ये। ओहो, बहुत भयानक मामला है। हम तो ट्रांसफॉर्मर ही पूरा कर रहे हैं, अब मैं पूरा ही कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के पूरे भाग के बारे में देख लिया, कौन सा भाग क्या करता है। अब हमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में केवल लिखना है। अब आप कहेंगे सर जहाँ ट्रांसफॉर्मर को कसते हैं, लगाते हैं, तो दो जो धातु की प्लेटें उनके बीच में भी वायु जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेंगे? रबर के वाल्व लगाना पड़ेंगे। इसी प्रकार आपको गैस कुशन विधि भी लगानी पड़ती है जो कसने के लिए, और थर्मोसाइपन विधि भी लगानी पड़ती है। ये सब नमी को रोकने के लिए काम में ली जाती है। ये सब काम क्या होती है? नमी को रोकने के लिए करना पड़ता है। टेप चेंजर भी प्रयोग करने पड़ते हैं। वोल्टेज को कम तथा ज़्यादा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेप चेंजर। तो आज किन किन की फर्स्ट क्लास है? पहली क्लास किन किन की है? नहीं, वो कहते रहते अभी पहली क्लास है। अब नहीं है, दूसरी हो गई। नहीं भाई, है तो बता दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि आज हमारा ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैंने पूरा भाग समझा। अब आपको लिखना ही है सीधा। यस, ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें साइड में क्लिप लगी होती है। ये क्या सवाल है? लोड बढ़ता तो किसको? पता होगा भाई। छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मर में जुगाड़ लगाते होंगे। ट्रांसफॉर्मर, मेन ट्रांसफॉर्मर का मामला ही नहीं है वो, जुगाड़ है, वो जुगाड़ है। छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मरों के जुगाड़ है वो। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मर का हमने जो भाग देखा ना, पूरा बड़ा ट्रांसफॉर्मर का। छोटे ट्रांसफॉर्मर में तो सिलिका जेल दिखती नहीं है ही नहीं, वो सिलिका जेल का भाग लगा वही। छोटे ट्रांसफॉर्मर है ही नहीं। तो हम छोटा ट्रांसफॉर्मर रेडिएटर नहीं होता है, इससे थोड़ा सा, रेडिएटर से थोड़ा छोटा बनेगा ट्रांसफॉर्मर, तो लगाएंगे कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब से छोटा होगा तो केवल धातु की पट्टी रहेगी हल्की सी, और उसके बाद वो पट्टी भी हट जाएगी, और छोटा होगा तो सिंपल ट्रांसफॉर्मर रहेगा। तो सब अलग अलग है ना, ऐसा मामला। यस, क्या बोला? हैं? वाह पास है जो ज्यादा वोल्टेज देगी, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। ये बोल नहीं रहा है ऐसा। ये है 3 वाइंडिंग। अब आप कह रहे हो ये वोल्टेज ज्यादा देगी और ये ज्यादा देगी, है?
मैं तो ऐसा कभी बोला ही नहीं है, ऐसे बोला मैंने? यही ना, इसी के लिए बात कर रहे होंगे आप तो। कुछ नहीं है, आपको झटके आएंगे। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था ना, उससे पहले मैंने लिखा था एक, वापस मैंने कहा वापस डायग्राम बनाओ। जो कोर के जस्ट पास वाली वाइंडिंग होती है वो हमारे पास कौन सी होती है भाई? लो वोल्टेज, ठीक है। और कोर के दूर वाली है वो क्या होती है? हाई वोल्टेज। ये है। अब ये भी कोर के दूर सफेद है, वो हाई वोल्टेज है। ये भी कोर के दूर है, ये भी हाई वोल्टेज। ये भी कोर के दूर है, ये भी हाई वोल्टेज। और ये जो पिंक कलर की दिख रही है वो कोर के पास में, ये लो वोल्टेज। अब बता सवाल क्या है? अब तो मेरा सवाल है नहीं, अब मेरा सवाल है। सवाल ये है कि आप हो खड़े, मैं सवाल पूछूंगा ढंग का, मेरे पढ़े हुए पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा। सवाल ये है कि पास में लो वोल्टेज और दूर हाई वोल्टेज क्यों लगाई? और इसका कारण मैंने बताया है, फिर मैं लगाई थी मैंने। जब कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़े वहां जाके आप बोले वीडियो देख लेना, कारण बताया मैंने। अब बता फिर तू, सवाल बड़ा पूछ रहा है। वही सवाल है जो बताया था, क्योंकि लो वोल्टेज है जो चुंबकीय फ्लक्स कम उत्पन्न करेगी, और कम चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, इसको दूर रख देंगे तो वो कोर को काटेगी नहीं, इसलिए इसको क्या लगाना पड़ेगा? पास में। हाई वोल्टेज वाइंडिंग तो वैसे भी चुंबकीय फ्लक्स क्या उत्पन्न करेगी? ज्यादा, तो ये दूर से भी कोर को कट कर सकती है, इसलिए। अब तूने इस समय क्या समझा था? तूने ये समझा था ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है। इससे अच्छा ये तीर के निशान देख लेता। हाँ है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे होते हैं? चुंबकीय फ्लक्स इन पट्टियों में चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के लिए पाथ चाहिए होता है ना भाई। ऑयल भरा रहता तो ऑयल का चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने और नहीं बढ़ने दोनों से लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑयल का चुंबकीय फ्लक्स का कोई संबंध ही नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वाइंडिंग में और काटेगा वो कोर को, पाथ फॉलो करेगा तो कोर को, ये डायरेक्ट तो जा ही नहीं रहा ना, तो तेल से क्या लेना देना। हम ऑयल तो केवल इसलिए भर रहे हैं कि शीतलन हो, कूलिंग के लिए, और दोनों के बीच में क्या रहे? इंसुलेशन। ये तो वो कारण है। तेल का तो फ्लक्स से कोई संबंध ही नहीं है। और कोई? हाँ बयान छोड़, तू टेंस कैंसिल कर। तू क्यों भैया का पीए बन रहा है फ्री में? छोड़ ना, भैया खुद पूछ लेगा। इतना कितना बड़ा भैया, खड़ा हो भैया, खड़ा हो। हाँ पूछ भैया, क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो ये तो मुझे पहली लाइन में ही पता था भैया ये पूछ रहे हैं। हैं? कोयल ज्वलनशील होता? हाँ होता है। बहुत बढ़िया बात है। आपको ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने आपको पूरी चीजें बताई थी कल, कि तेल का ज्वलन बिंदु है 140 डिग्री सेल्सियस। तो जो यदि स्पार्किंग बाहर हो रही तो अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तेल जलेगा नहीं। और अंदर हमारे पास तेल में ट्रांसफॉर्मर के अंदर तो शॉर्ट सर्किट हो नहीं रहा है। अंदर शॉर्ट सर्किट होने से पहले तो बकोज रिले मिलेगी, दाब ज्यादा होगा। शॉर्ट सर्किट तो बाद की चीज आएगी। पहले क्या बढ़ेगा? हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो बकोज रिले क्या कर लेगा? कार्य कितना डिग्री पर काम करेगा? 100 डिग्री पर। और जलेगा कितना डिग्री पर? 140। तो 140 पर पहुंच रहे नहीं देते हैं, इसीलिए तो अलार्म कितना डिग्री पर लगाई जाती है? 100 पर। इसलिए तो भैया को ये बता देना आप। और किसी नहीं, कोई सवाल है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, सवालों में कोई टेंशन नहीं, सवाल बता देंगे आपको। ये सवाल नहीं है, ये गोचे हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर मैंने पढ़ा ही नहीं। पहले मैं ट्रांसफॉर्मर तो पूरा करूं।
पहले ट्रांसफॉर्मर तो पूरा पढ़ो, ये सवाल थोड़ी ना हुआ। अभी हम क्या चल रहे हैं, हमने एक बार ही ऑटो ट्रांसफॉर्मर नाम लिया। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत ही अलग है, स्वपरण है। आपको पूछे ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत अन्योन्य परण है, अलग है। आप ऐसे मत करो। इस ना विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर स्थिर चुंबकीय पर, हाँ वो स्थैतिक चुंबकीय क्यों है, इसका कारण है इस ट्रांसफॉर्मर गतिक चुंबकीय क्षेत्र पर काम करता है कि स्थैतिक है। तो स्थैतिक है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई भाग घूमता नहीं है। तो चालक जब स्थिर होता है तो स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र है, जब चालक गति करता है तो गतिक चुंबकीय क्षेत्र है। तो बता फिर गतिक चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? हो गया, गतिक चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी एल वी साइन थीटा। वी वेग है और इधर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कोई गति नहीं कर रहा, तो वेग है क्या? नहीं। तो गतिक चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या? नहीं। क्लियर? और पूछोगे? टेंशन नहीं रहता रे, ये टेंशन नहीं है, ये तेरे खुद के द्वारा उत्पन्न किया गया धारणा है। मैंने तो गतिक और स्थिति एक बार नाम लिया ही नहीं, एक बार नाम लिया क्या कहीं पर भी? फिर भी तेरे टेंशन आई क्योंकि तूने पहले मेरे से आगे जाके पढ़ा तो फिर तेरे ऊपर नीचे हो रहा होगा। जबकि मैंने ट्रांसफॉर्मर पूरा पढ़ाया, कहीं भी स्थितिक और गतिक चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा की और करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ये जरूरत कब पड़ेगी? मोटरों में, अल्टरनेटरों में, तो वहां पर आपको ये चीज बतानी पड़ती है क्योंकि अल्टरनेटर में दो प्रकार का आता है। एक है आर्मेचर स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है। एक है चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, आर्मेचर गति कर रहा है। दो अलग अलग कंडीशन आती है, वहां आती है, तो वहां इस चीज का जिक्र किया जाता है। तो आप पहले ही आगे से पढ़ के टेंशन लेके आगे देख लो, ऐसा नहीं है। हेल्पर में वही तो दिक्कत ही है ना। दिक्कत ये है कि अभी आप आगे की कोई चीज पूछोगे तो आपके टेंशन में रहोगे। अभी ट्रांसफॉर्मर की कोई भी चीज पूछो, मेरे तरफ से ट्रांसफॉर्मर कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको रास्ता दिखाऊं कि इतना आगे पीछे दौड़ो मत, सीधा सीधा चलो, ट्रांसफॉर्मर पूरा आ जाएगा, है कि नहीं भाई? तो सारे भाग तो देख लिए, दिखे कौन से भाग है, एक एक भाग को लिखना शुरू करना अब। ठीक है, पूछ ले क्या पूछना चाहते, तेरे मन में सवाल आया हुआ है। हाँ, करंट ट्रांसफॉर्मर में फेरों की संख्या सवाल है, वो अधूरा सवाल है। मैं मेरे जीवन में एक बार है ना इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था, वो भी मैंने ऐसे ही कोई इंटरव्यू को वाले को भी लेने वाले को मैंने कहा था आपका सवाल गलत है। मैं आपको सवाल बताऊंगा अभी देखना, नहीं वो मैं बता दूंगा, मुझे याद है एक्चुअल जीवन में, वो मुझे याद है क्योंकि मैंने उनको इंटरव्यूअर को कहा था और दूसरी बार सेलेक्ट हुआ तभी मैंने उनको यही कहा था ये तुम्हारा जो तुम पूछ रहे हो वो गलत है, ये सवाल ही गलत है। और वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया था। फिर वहाँ के दूसरे प्रोफेसर बैठे थे, आपका सवाल ऐसे गलत है कि आपको ये पूछना चाहिए कि जो करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या कितनी है। सवाल ये है, केवल करंट ट्रांसफॉर्मर में चक्रों की संख्या नहीं होता, सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या यदि ठोस कोर है तो एक है, और हमने चित्र में तो एक ही कोर दिखाई आपको। ठोस कोर होती है तो कितनी होती है? एक। यदि लपेटे लगाने पड़े, एक या दो लगा दो, कोई हद मार के कई बार 5 तक लपेटे लगाए जाते हैं, लेकिन 5 कोई रेयर होते हैं, 1 या 2 सबसे अच्छा होता है। और आजकल तो एक ठोस कोर ही काम में लेने लगे, इसलिए मैंने डायग्राम भी एक ठोस कोर का दिखाया था। ठीक है, वो कोई कई जगह 1 से 2 लिखा होता है, कई जगह 1 से 5 लिखा होता है, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब वो मैं सवाल बता देता हूँ क्या था। मुझे सवाल ये पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू दे रहा था कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए, तो प्रोफेसर का पैनल बैठा था, 2014 की बात थी। तो उन्होंने पूछा था कि जो आरएस फ्लिप फ्लॉप में रेस राउंड कंडीशन को दूर कैसे किया जाता है। तो मैंने कहा था पहली बात तो आपका है सवाल गलत। आरएस फ्लिप फ्लॉप में रेस राउंड कंडीशन होती नहीं है, रेस राउंड कंडीशन होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में।
और इस रेस राउंड कंडीशन को दूर करने के लिए हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप लगाना पड़ता है। ये डिजिटल में आता है। तो वो मेरे से चिढ़ गए थे। अब वो चिढ़ गए तो चिढ़ गए, लेकिन बात तो सही थी। मैं बात क्यों, सवाल गलत, तो मैं यही कहूँगा ना सवाल गलत है। जहाँ पर दूसरी जगह मैंने वापस फिर इंटरव्यू दिया था, उसी समय दूसरे या तीसरे दिन की बात थी, तो वहाँ पर मुझे सवाल कहा था कि आप एक है ना कम्युनिकेशन संचार का डेमो दीजिए। डेमो इंटरव्यू के अंदर डेमो भी लिया जाता है, हम भी लेते हैं, टीचरों के डेमो भी लेते हैं, तो लिया जाता है कि कैसे पढ़ाते हैं। तो मैंने डेमो दिया था। तो कम्युनिकेशन में एक सिग्नल होता है, लंबा चौड़ा सिग्नल बनता है। तो मैंने सिग्नल बनाया, तो उन्होंने कहा कि इसकी जनरल इक्वेशन लिखिए। तो मैंने उसकी एक जनरल इक्वेशन लिखी। उन्होंने कहा ये जनरल इक्वेशन नहीं है। तो मैंने कहा जनरल इक्वेशन इसकी यही है, चाहे तो आप स्क्वायर वेव काम में लो, चाहे तो आप साइन वेव काम में लो, चाहे तो आप ट्रायंगुलर वेव काम में लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। वो प्रिंसिपल थे, वो पीएचडी कर रहे थे, और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल आए हुए थे इंटरव्यू लेने, प्रोफेसर आए हुए थे। लेकिन वो बीच में उस कॉलेज वाला बोल रहा था मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने कह दिया था उनको, मैंने कहा भले आप पीएचडी करो, ये इक्वेशन तो यही रहेगी। आप जो इक्वेशन चाह रहे हैं वो साइन वेव की चाह रहे हैं। साइन वेव की इक्वेशन को कभी भी हम जनरल इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। जनरल इक्वेशन उसको कहेंगे जो साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव सब में काम आती है, उसे जनरल इक्वेशन बोला जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा गलत है। मैंने कहा ऐसा गलत है तो आपके लाइब्रेरी में जॉर्ज कैनेडी बुक है, उस बुक को मंगा लीजिए, उस बुक में ये नहीं है तो आप बता दीजिएगा, बाकी लोकल बुक से मेरे क्या करना। तो बाकी प्रोफेसर ने मामला समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है बैठो बैठो। फिर उन्होंने बाकी सवाल पूछे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। अब मैं सेलेक्ट होकर उस कॉलेज में चला गया, और अब उस प्रिंसिपल और मेरी मुलाकात डेली होती थी। हमारे भिड़ते ही ऐसे ही मामला चला था। तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते तो वही मुलाकात होती होनी है। वो थोड़े सीनियर भी थे, लेकिन जो बात थी वो तो बात ही थी। फिर क्या हुआ था, थोड़ा सा वो स्वभाव जीवन में ऐसा ही था, इसी कारण तो थोड़ा सा ठीक हो गए हम। है ऐसा शुरू से ही था, कोई ऐसा नहीं कि मैं अभी कोई स्टाफ को कह देता हूँ, और मैं ऐसा गलत होता तो मैं गलत कह देता हूँ ये गड़बड़ है। तो फिर हुआ था 15 दिन हो गए जॉब करते हुए। फिर उन्होंने कहा था कि चलो आज सैलरी डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा फिक्स क्राइटेरिया वैसा कुछ उन्होंने बता रखा था। मैंने कहा मैं फिक्स क्राइटेरिया की सैलरी लूँगा नहीं, मैं एनआईटी से एमटेक किया हूँ तो मैं सैलरी ये लूँगा। तो उन्होंने कहा एमटेक से तो एनआईटी कोई भी कर सकता है, एनआईटी से एमटेक तो कोई भी कर सकता है। मैंने कहा कोई भी कर सकता है तो फिर आप अपने बेटे का एडमिशन करोगे तब पता चलेगा। मेरे कॉलेज का प्रोफेसर हमें जो पढ़ाता था उसका बेटा बाहर जाता था एमटेक करने। तो क्योंकि गेट का एग्जाम देना पड़ता है, उसमें आपको काउंसलिंग में नंबर आना पड़ता है, तब जाके होता है। ऐसे थोड़ी है नीट से गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टरी कोई कर सकता है, कोई थोड़ी कर सकता है। आईआईटी से मान लो कि इंजीनियरिंग कोई कर सकता है, कोई कैसे कर सकता है, जो रहता है ना। तो मैंने कहा ये तो ये मामला है। तो हमारी क्या लास्ट तक बनी नहीं थी। अब नहीं बनी तो नहीं बनी, अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। बट ठीक है, अपने को पढ़ाना आता था, हमें काम करना आता था, इसलिए कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं थी और काम चल गया था। यदि नहीं आने पर नहीं आता और मान लो पढ़ाना कम आता तो फिर मुझे हाँ जी ज़्यादा कहना पड़ता। कहना ही पड़ता है ना भाई, दो अलग अलग मामला है। तो मैंने आपको बताया ना, मेरे 2 जगह हुई थी, दोनों जगह टक्करी हुई थी इंटरव्यू में। और फिर मुझे पता चला था ये जीवन में सबसे रद्दी जो कोई इंटरव्यू लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में लिए जाते हैं, कोई ढंग के इंटरव्यू नहीं लिए जाते हैं। मैंने भेल में इंटरव्यू दिए थे, वहाँ इंटरव्यू लिए जाते हैं बड़े कायदे से, आधे पौन घंटे तक। वहाँ बच्चे से ये पूछा जाता है कि तुम्हें क्या आता है, वो जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा यदि बच्चा लाइन चुके ना तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, आप ऐसा सोचो, आप ऐसा सोचो, यानी वो इसको क्या आता है वो लाइन जानना चाहते हैं पूरा। उनका रिसर्च वाली सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम है। प्राइवेट कॉलेज वालों को ये है कि इसको कहाँ दबाया जाए, इसे कहाँ उत्तर नहीं आना चाहिए, तो पूरा फोकस ये रहता है। हाँ आराम से लेते हैं। उनमें कोई इंटरव्यू में बड़ी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू में गवर्नमेंट वाली ये जो महारत्ना कंपनी कई जोर जबरदस्ती आराम से लेते हैं, 40 मिनट 45 मिनट इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलने देते। 45 मिनट हुए, आराम से आपसे सवाल पूछते हैं। आपको यदि सवाल थोड़ा कम आ रहा है तो हेल्प करेंगे वो, कि ले थोड़ी सी हेल्प कर दी, हिंट दे दिया, अब देख ले तुझे आता हो तो। फिर भी नहीं आए तो एक और हिंट देंगे, अब देख ले, नहीं आता। फिर भी आपको नहीं आएगा तो उनको कंफर्म हो जाएगी इसको ये नहीं आता है। और हिंट यदि पकड़ लिया तो उसको आता है, लेकिन थोड़ा सा ये भाई प्रेशर में आ गया होगा,
कंफ्यूजन हो गया होगा, कई कारण होते हैं ना इंटरव्यू में। तो ये मामला है। जीवन में बहुत सारे मामले आएंगे। इस फील्ड में तो पढ़ाने वाली फील्ड था शुरू से ही। इसकी कहानी और ज़्यादा अलग है। अपने क्या है, मैं पढ़ाता था, मैं उस समय दिन में पढ़ाता था कॉलेज में, शाम को पढ़ाता था मैं कोचिंग में। कोचिंग पढ़ाता था तो उसके बाद मैंने एक एसएससी जेई का बैच लगाया था। तो एसएससी जेई में मेरे बच्चे आ रहे थे ठीक, शाम को पढ़ाता था, 3 बजे कॉलेज की छुट्टी होती, 4 साढ़े 4 बजे से बैच लगाता था, तो 7:30 8 बजे तक पढ़ा लेते हैं। उसके बाद मैं घर चला जाता, फिर सुबह वही कॉलेज वही कोचिंग सीधा सीधा चलता। फिर एसएससी जेई और रेलवे जेई की दोनों की वैकेंसी आ गई थी 2014-15 में, दोनों की एक साथ। फिर हमारे पास हो गई ज़्यादा बच्चे, तो उनकी डिमांड आ गई एक मॉर्निंग में बैच स्टार्ट करो। तो मॉर्निंग बैच स्टार्ट करने के लिए कॉलेज छोड़नी पड़ेगी। तो हमने जाके कॉलेज को रेजिग्नेशन दे दिया, हम छोड़ रहे हैं, आज हम यही करेंगे अब। तो ये करने लगे। मामला ऐसा हुआ, यही तो हुआ और क्या हुआ। पहले तो शाम को ही पढ़ाते थे, फिर बच्चे ज़्यादा हुए तब हमने सुबह भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर जब इनको सबको पढ़ाना शुरू किया तब है ना, तब तक है ना वो बैच भर्ती तो निकल गई। भर्ती निकलने बाद जेई में कुछ पीछे है ही नहीं, क्योंकि एसएससी जेई की वैकेंसी भी थोड़ी इरेगुलर चल रही थी। रेलवे जेई तो वैसे भी 4 साल बाद आती है, और गेट वाला पढ़ाना, तो गेट का तो इंजीनियरिंग डूबने लगी थी खुद। तो उस समय हमारे संपर्क में आए आईटीआई वाले। आईटीआई वाले, मैं कई बार जीवन में कहता हूँ, जब मैं पढ़ाने लगा तब मुझे यही पता नहीं था आईटीआई क्या होती है, इसमें कौन सी ट्रेडें होती है। जब शुरुआत मैं पढ़ाता था जेई को ज़्यादातर वही, और इंग्लिश में पढ़ाता था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में आपको नहीं पढ़ाता था, तो उसके बाद पढ़ाने लगा। तो फिर आईटीआई वाले बच्चे पढ़ रहे थे पास की कोई कोचिंग में। उनको ये पता था कि यहाँ जेई पढ़ा रहे हैं ये सर, जूनियर इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल वालों को। तो वो आने लगे, कई जने होते हैं ना जिसके आईटीआई भी की हुई है, डिप्लोमा भी किए हुए हैं, तो वो मिक्स वाले, उनको सबसे ज़्यादा ठीक लगा कि ये दोनों मामला पार पड़ जाएगा, इधर वाला भी पार पड़ जाएगा और इधर वाला भी पार पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो आने लगे तो धीरे धीरे दूसरे बच्चे आने लगे, और दूसरे तीसरे फिर आने लगे, तो धीरे धीरे फिर हम हिंदी में पढ़ाने लग ही गए। फिर आज हम सारे वही है। कॉलेज में सैलरी आप ये सोच सकते हो कि मैंने सैलरी अच्छी ली होगी, नहीं 90,000 70,000 तो देते नहीं थे, लेकिन जितने भी लेते थे कॉलेज में उनसे लगभग 1.5 गुना पर थी अपनी। जितने भी कॉलेज में नॉर्मल चलता था ना, उनसे 1.5 गुना पे थी, क्योंकि हम मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा उस कॉलेज में एक बंदा और था, मैकेनिकल वाला। वो मैकेनिकल था, वो सबसे ज़्यादा सैलरी लेता था, और मेरे डिपार्टमेंट में सबसे पढ़ा लिखा थोड़ा ठीक मैं ही था, तो उसकी तो सैलरी बनती है ना भाई। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट में तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा मैं ही था। मेरा एक मामला है कि कॉलेज ने एक बार प्रोग्राम शुरू किया था कि अपन कराते हैं गेट की तैयारी, ताकि बच्चा बाहर गेट की तैयारी करे नहीं, इंजीनियरिंग की बात करते ना। तो कहा ठीक है, पूरी मीटिंग हुई। मीटिंग में गेट क्वालिफाई मैं ही अकेला ही आदमी, मेरे गेट आज तक लगातार 4 बार क्वालिफाइड हूँ मैं। ठीक है ना, अच्छा खासा मामला, रैंक भी ठीक रही है, और ऐसे जाते थे देते तो पास हो जाते हैं। तो वहाँ पर था, उन्होंने कहा मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप क्या पढ़ोगे? मैंने कहा कि भाई मैं तो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, गेट में तो क्या बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा सर्किट थ्योरी मैं पढ़ूंगा और कंट्रोल सिस्टम भी मैं पढ़ूंगा। तो वो एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने कहा ठीक है आप पढ़ा दो, लेकिन आप है ना एक गेट का पेपर है, मोबाइल में निकाल के मैंने दिया। मैंने कहा कोई 2 सवाल सोल्व करके दिखाओ। कायदे की बात है, गलत क्या है इसमें? कोई 2 सवाल सोल्व करके दिखा दो। गेट के में तो बहुत ज़्यादातर लोगों को नंबर आए नेगेटिव में। गेट की कट ऑफ होती है 22-23 नंबर 100 में से, लोगों से पास होती नहीं, अभी भी बहुत मुश्किल पास होता है। मैंने कहा कोई 2 सवाल करके दिखा दो। सवाल थोड़ी ना होते हैं गेट कैसे। तो कहा फिर तुम ही पढ़ा दो। और तो क्या है भाई, अपना अपना तो मामला तो रखना पड़ता है ना। ऐसा शुरू से मामला था, ऐसा कोई आज नहीं है, ऐसा शुरू से मामला था। मेरे गेट में आए थे 52 नंबर, एक बार आए थे 39 नंबर,
जिस समय 39 नंबर आए थे उस समय आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। और मेरी रैंक जब हाईएस्ट आई थी ना, जो वो 39 नंबर आए थे उसमें आई थी। 52 नंबर में तो रैंक ही कम आई थी, क्योंकि पेपर आसान था वो। तो नंबर से भी ज़्यादा क्या डिपेंड करता है? रैंक डिपेंड करती है, क्योंकि कभी पेपर का लेवल आसान आता है, कभी लेवल टफ आता है। और वो 2012 का पेपर था गेट का, जो हाईएस्ट टफ था आज तक का, जिसके आंसर की कोचिंग वाले दूसरे दिन दोपहर को जारी कर पाए। सारे प्रोफेसर लग गए, सारे कॉलेजों के प्रोफेसर लग गए। मामला ऐसा था, ऐसा आता है बहुत बार पेपर, सवाल रिपीट वगैरह नहीं होते। वो तो देखो आपको पढ़ना पड़ता है जीवन में, एक बार आपको ढंग से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सारा मामला क्लियर हो जाए। मैं आज तक जीवन में जो भी कमा के खा रहा हूँ, वो मैंने दिल्ली जाके 1 साल पढ़ा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ा था। मैं उसी की पूरी ज़िंदगी कमा के खा रहा हूँ। और आप भी पूरी ज़िंदगी कमा के खाओगे तो 1 साल ढंग के पढ़े हुए की खाओगे। और यदि ज़िंदगी में पछताओगे तो 1 साल में ज़्यादा मज़े लिए उसी का पछताओगे पूरी ज़िंदगी। मामला वो 1 साल का ही है। जीवन वो 1 ही साल मिलता है जिसमें जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की पूरी ज़िंदगी कमा के खाएगा उसी 1 साल से। जिसने मेहनत नहीं की पूरी ज़िंदगी उस 1 साल पे मलाल रहेगा, उस साल में पढ़ लेता। ये वही मामला है, बाकी तो पढ़ाई होती करती रहती है। अब आप लिखो मुख्य टैंक। मुख्य टैंक क्या होता है भाई? मुख्य टैंक होता है, इसमें वाइंडिंग और कोर होती है। इसमें कोर पर वाइंडिंग लपेटी होती है। शीतलन के लिए इसमें खनिज तेल भरा जाता है। शीतलन के लिए इसमें क्या भरा जाता है भाई? खनिज तेल भरा जाता है। इसमें कोर पर क्या लपेटी होती है? वाइंडिंग। और शीतलन के लिए इसमें क्या होता है भाई? खनिज तेल भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइंडिंग जो है, और वाइंडिंग तेल में डूबी होती है। इस टैंक के ऊपर कंजर्वेटर यानी कि संरक्षक टैंक लगा होता है। इस टैंक के साथ कूलिंग के लिए रेडिएटर या ट्यूब लगी होती है। तापमापी को कहाँ स्थापित किया जाता है भाई? मुख्य टैंक में स्थापित किया जाता है। सौ डिग्री सेल्सियस ताप पर अलार्म बजती है।
अभी जो ये साल है उसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करें। जीवन में मैंने एक चीज़ देखी है, हमेशा आप आगे जाके पता चलेगा आपको, आदमी का जो प्राथमिक कार्य है जिसको वो सबसे सुप्रीम मानता है वो उसका पूरा होता है हमेशा। सेकेंडरी पूरा होना जरूरी। प्राथमिक कार्य का मतलब है जैसे मान लो किसी की पढ़ाई पहले है तो वो पढ़ाई करेगा, इसमें किसी की कोई शादी आ रही है, दोस्त की शादी आ रही है, तो वो जाना कोई ज़रूरी होता भी नहीं है। आप नहीं जाओगे तो भी उसकी शादी होगी, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो आपकी प्राथमिक कार्य आपकी पढ़ाई ही है, और कोई है भी तो नहीं। बाकी आप कहीं भी आओ जाओ क्या होता, क्या फ़र्क पड़ता है। ताप मापी क्या है, इसे मुख्य टैंक में स्थापित किया जाता है। 100 डिग्री ताप पर क्या बजती है भाई, अलार्म बजती है। लिख लिया। अगला है तीसरा। तीसरा केस हमारे पास है संरक्षक टैंक। संरक्षक टैंक यानी कंजर्वेटर टैंक है। ये मृदु लोहे से निर्मित माइल्ड स्टील, मृदु लोहे से निर्मित बेलनाकार टैंक होता है जो मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित किया जाता है। जो ठीक है, इसका कार्य, इसका कार्य क्या है, मुख्य टैंक में तेल के फैलाव व संकुचन करने के लिए ना, इसका कार्य मुख्य टैंक के तेल में फैलाव व संकुचन के लिए होता है। यह आधा भरा होता है। इस टैंक से ब्रीदर लगा होता है। संरक्षक टैंक में स्थापित होती है ऑयल गेज मापी। ऑयल का माप दर्शाने के लिए। काम में लिया जाता है। ऑयल गेज मापी का कार्य क्या है, ऑयल का माप दर्शाने के लिए। ताप मापी कहाँ लगाई जाती है, मुख्य टैंक में। और ऑयल गेज मापी कहाँ लगाई जाती है भाई, बिल्कुल।
ओके, चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारे पास है नेक्स्ट तेल मापी, ऑयल गेज मापी वगैरह सब कुछ आपने देख लिया है। और अब आता है ब्रीदर। ब्रीदर या श्वासक। संरक्षक टैंक में वायु खींचने के लिए या वायु लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रीदर में हमारे पास इसमें एक पारदर्शी कांच का भाग होता है जिसमें वायु में नमी सोखने के लिए सिलिका जेल में CaCl2 यानी क्या कहलाता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें पारदर्शी भाग में सिलिका जेल एवं कैल्शियम क्लोराइड जैसे पदार्थ को वायु में नमी सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात सिलिका जेल पर आ गई है, तो इसमें सभी इलेक्ट्रीशियन वाले जानना चाहते हैं कि फ्रेश सिलिका जेल का रंग कैसा है। नीला, उपयोग के बाद कैसा है, हल्का गुलाबी, उन्हें उपयोगी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, धूप में सुखाना, या क्या कहोगे 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर 150 डिग्री सेल्सियस है 200 डिग्री सेल्सियस पर रोस्ट करना, मतलब सेकना डिग्री पर। संरक्षक टैंक में वायु लेने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें पारदर्शी भाग में सिलिका जेल एवं कैल्शियम क्लोराइड जैसे पदार्थ को वायु में नमी सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल है जो फ्रेश सिलिका जेल है नीला, उपयोग के बाद है हल्का गुलाबी। पुण्य उपयोग में लेना है तो या तो धूप में सुखा दो और यहाँ 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस पर सेक दो। सेकना को इंग्लिश में कहते हैं रोस्ट करना। गलत है, फिर आप सरकार को घाटा कर रहे हो। ऐसा नहीं निकालते हैं। नीला रंग की
जब भरते हैं तो बता कौन सा रंग है, इतना तू देखा तो बोल बोल, तू मुर्गा बन जा। तू लगा था तुक्के। इसकी कहानी मैं बताता हूं है क्या। एक्चुअल रंग यही है। सबसे पहले गलती नीमी ने की थी। नीमी ने ये लिखा था कि फ्रेश सिलिका जेल का रंग है हल्का गुलाबी, उपयोग के बाद होता है नीला। ये गलती लिखी थी नीमी की किताब में। फिर नीमी की किताब से दो और पब्लिकेशन जो अच्छी खासी किताब चलती उन्होंने गलत लिख दिया था। फिर तीसरे पब्लिकेशन आया उसने सही लिखा कि नहीं नहीं वो सब गलत लिख रहे हैं, बात ये सही है। और एक्चुअल में नीमी की किताब में क्या है कि जो टेक्स्ट बुक लिखा जाता है ना वहां तो गलत लिखा है, आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम में सही लिखा हुआ है एक ही सेम पेज पर। ठीक है ना। ये लफड़ा तेरा वहां जीएसएस का नहीं था, वो तो जीएसएस तुम बीच में लाया खुद। तो कभी सफेद डाला हुआ कभी देखा ही नहीं होगा, ये तो तुक्का ही लगाया। सफेद कभी डालते हुए देखा आज तक? फेंको तो फेंको, नहीं फेंको तो दो तरीके हैं पुण्य उपयोग के। हमने आपको यह भी बता दिया पुण्य उपयोग के तरीके भी हैं, है कि नहीं भाई। रंग ये है कन्फर्म है, पक्का पक्का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ यही नीला होगा ना, बैंगनी मतलब नीला ही है, बैंगनी अलग से नाम आता ही नहीं कहीं। होता होगा लेकिन वॉयलेट नहीं लिखा जाता, नीला ब्लू कलर की होती है। आपने कहाँ पढ़ लिया वॉयलेट? तो क्यों पढ़ते हो ऐसी किताबें? वो किसने दी आपको? वो किसने दी? ये देखे गए थे आपको? बहुत पुरानी है, बहुत नहीं है, मेरे नहीं है, पुराने से लेन देन नहीं है भाई। गलत पढ़ो तो तुम पढ़ो, मेरे तो क्या चाहे। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको यह भी बताया नीमी की किताब में कहाँ गलत लिखा हुआ है और उसमें आगे डायग्राम में सही लिखा हुआ है। ओरिजिनल चीज ये है। अब आप सवाल करेंगे कोई भी, आप ऐसा लिखेंगे गूगल में सिलिका जेल, अरे कोई सा भी हो, उसे क्या फर्क पड़ेगा। सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर। तो ये रंग हमारे पास बैंगनी नहीं है, ये रंग कौन सा है? नीला। नहीं दिखाई दे रहा? खुद का मोबाइल है ना, उसमें लिख ले सिलिका जेल इन ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको ये फैक्ट क्यों जोर देके बता रहा हूं, किताबों में कई में गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है नहीं। उल्टा क्यों लिखा था? क्योंकि ये गलती सबसे पहले की थी नीमी ने। नीमी ने आगे डायग्राम में जाके सही लिख दिया, लेकिन थ्योरी में लिखते समय उसने गलत लिख दिया। कारण यही है। और क्या लगता है तुझे? यही मामला है, वही परम सत्य है? शायद तक तो मेरे पास नीमी की किताब का फोटो भी पड़ा हुआ मिल जाएगा, देखना पड़ेगा। मिल गए, मुझे पता था तुम मुझे जरूर मिलोगे। ये मेरे पास फोटो पड़ा है, देखो मैं इस फोटो को बोर्ड में लगवा दूं, लेकिन बोर्ड में क्लियर दिखे नहीं दिखे। क्या है भाई, नंबर क्या तेरा? लास्ट में 3 डिजिट बोल। हैं?
ओके, ये फोटो लगा। ये सिलिका जेल ऐसा कोई विवाद वाला मुद्दा नहीं है। किताबें खोटा लिखता है तो इसलिए मुद्दे हो जाते हैं। तो दादा कंफ्यूजन कर रहा है, इसका मतलब मेरे ऊपर शक कर रहा है। मैं कह रहा हूं सही है, फिर कह रहा कंफ्यूजन है, इसका मतलब अभी तक मेरे ऊपर शक है तुझे। दादा मैं प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रूफ उसी को दिखाया जाता है जिसको मेरे ऊपर शक होता है। मैं दिखाऊंगा तुझे, मैं समझ गया। और ये मैं स्क्रीनशॉट आज से थोड़ी रख रहा हूँ, मैं हर बेस में मुझे दिखाना पड़ता है, क्योंकि निमी की किताब ने गलत लिखा इसलिए कई किताबों ने गलत लिखा, फिर वो कहते हैं हम मानते नहीं है। तो मैं आपको एक काम कहता हूँ कि तुम्हारा यदि कोई जानकार कभी बिजली विभाग में लगा हुआ तो उसको कॉल करके पूछो, वो भी आपको बता देगा आपको, क्योंकि उनको सिलिका जेल चेंज करना पड़ता है। प्रूफ तो है ही अपने पास, तो सब प्रूफ ही है। क्या है, फोटो नहीं मिल रही? अब देखो, अब ये मैंने कहा नहीं दिखेगा नहीं क्लियर। पेज नंबर 283 है, इलेक्ट्रीशियन NSQF5 स्तर 5 की है, और ये किताब है सिलिका जेल ब्रीदर नाम से हेडिंग है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ दूंगा ना ये पूरी लाइन, तो मेरे पास साफ साफ पन्ना पड़ा ना, पन्ना तो यही है। ये पेज नंबर पे जाके देख लेना ना आप, इतना तो फिर आपको देखना पड़ेगा जिसको प्रूफ चाहिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये यहां से नवजात सिलिका जेल शुद्ध या सफेद, शुद्ध या सफेद या हल्के गुलाबी रंग में मिलता है। यह है गलत लिखा हुआ लाइन। मैंने कहा नीम जो गलत है, जबकि शुद्ध सिलिका जेल कौन से रंग में मिलता है? नीला में। यह गलत लाइन नीमी किताब में यहां पर लिखी हुई है, ऊपर 283 नंबर पेज पर। अब ये नीमी किताब में सही कहां है ये बताता हूं। यह डायग्राम है, ये इस डायग्राम के अंदर इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, यहां लिखा व्यू ग्लास, इसके ब्रैकेट में लिखा व्हेन द सिलिका जेल बिकम पिंक रीजनरेट और चेंज द सिलिका जेल। जब सिलिका जेल गुलाबी रंग का हो जाए तो उसको बदल दो या इसे पुनः उत्पादन के लिए काम में लो। पुनः उत्पादन का मतलब है सेकना या धूप में सुखाना। तो ये यहां पर जो लाइन लिखी वो एकदम सही है। तो मामला ये है इसका, क्लियर? तो ये गड़बड़ी कहां हुई है? नीमी की किताब में हुई है, इसलिए मैंने आपको पहले भिड़ते ही कहा था। अभी तेरे यदि कंफ्यूजन है तो दादा तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। फिर भी है तो रामबाण बुक लो भाई। सवाल है किसी के पास? बुक होगी ना आपके पास? होगी। अभी आपको सवाल दिखाते हैं कई। नहीं हम बताते हैं, सही बताते हैं, हम क्यों गलत बताएंगे? हमारा तो ऐसा कोई कारण नहीं है। मेरा क्या है कि कहाँ गए सवाल? सवाल है नमी युक्त सिलिका जेल कौन से रंग का है? लाल, भूरा, गुलाबी, पीला, सफेद। अब उत्तर बताओ। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कौन सा है? लाल, भूरा, गुलाबी, पीला, सफेद। बताओ। ट्रांसफॉर्मर में नमी को प्रवेश रोकने के लिए कौन सा पदार्थ लेते हैं? वो तो सिलिका जेल है ही। ड्राई सिलिका जेल का रंग क्या होता है? अब ऑप्शन सुन लो, लाल, भूरा, नीला, पीला, हरा। नीला। अब बता बैंगनी किधर से लाएगा? मैंने दोनों केस में सारे ऑप्शन बोले कि नहीं बोले? ये सर ये सारे ये इसके नीचे से लिखा हुआ है कौन सी परीक्षा में सवाल आया है। क्यों पूछ सकते हैं? जो सवाल होगा वही पूछेगा ना, जो सवाल ही नहीं होगा वो क्यों पूछेगा बैठा बैठा कहेगा नहीं नहीं तुम ये सवाल बनाओ। यहां तो पूछेगा पुण्य उपयोगी कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में
उस भाग का नाम बताए जो ट्रांसफॉर्मर कोर को ठंडा ठंडा करने वाला मामला है। ठीक है, तो ये मामला है। क्लियर लिख रखा है तो होगा, ये उनकी किताब थी। सिलिका जेल का रंग होना तो नीला चाहिए, नीला ऑप्शन नहीं आए तो बैंगनी कर लेना चाहिए। बैंगनी नीले की तरफ मिलता हुआ कलर है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर आता है, थोड़ा सा ही फर्क आता है तरंग दैर्ध्य का। विबग्योर में बीच में केवल जामुनी कलर आता है, ठीक है ना, तो कारण ये है। बाकी वास्तविक रूप से ये होता है नीला रंग। कई बार परीक्षा वाला भी बैंगनी मान लेता है, तो मान लिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता कौन सा रंग है, यही। ठीक है, चलो अगला कौन सा मामला है। टेक्नीशियन वेल्डर एसटी की कट ऑफ क्या रही थी? पिछली बार कट ऑफ रही नहीं थी, वैकेंसी खाली गई थी इसलिए तो पास हो जा, बस पास है, क्यों भाई और इस उसके बाद में वेल्डर में सबसे ज्यादा आईटीआई की गई थी। कई लोगों ने, जिसने इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई की, उसने भी वेल्डर में की, उसने कहा एक कर ही लेते हैं, क्योंकि सीटें खाली गई थी। ऐसा है मामला भाई। और क्या बच गया भाई अपना? बुशिंग। बुशिंग हमारे पास क्या होता भाई? तो फिर उसमें पढ़ता क्या है? उससे ज्यादा तो तू तेरे कॉपी में खुद लिख लेता है। जितना उस किताब में लिखा हुआ उससे ज्यादा तो तू खुद लिख लिया, इतना तो किताब में नहीं लिखा हुआ होगा, फिर किताब क्यों पढ़ता है? अपना कोई दिक्कत नहीं, अपना सब नहीं। मैं ये रियल बताऊं भाई, किताब तो इनके पास है, मैंने तो किताब पढ़ी भी नहीं। मैंने तो पब्लिकेशन खोला क्यों था, वो था 2018 में हेल्पर की भर्ती। 2018 में हेल्पर की भर्ती में कट ऑफ गई थी 167 नंबर, और कोई भी मार्केट में किताब नहीं थी जिसमें 167 का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। 2018 की कोई किताब उठा लो, सिलेबस में पूरे चैप्टर नहीं देते थे वो। तब मैं किताब लेके आया था, मैंने कहा था 167 कट ऑफ जा रही है, 167 का मैटर की कोई किताब ही नहीं है। टेक्निकल की किताब 200 नंबर के टेक्निकल आता था, तो किसी भी टेक्निकल की किताब में 150 नंबर का तो सिलेबस ही नहीं लिखा हुआ है, मतलब 150 नंबर का लिखा हुआ है, 50 नंबर का सिलेबस का चैप्टर दिया ही नहीं है, कोई किताब हो। फिर उस समय जो किताबें चलती थी उसमें बहुत सारी ज़्यादा गलतियां थी। 2014 में सबसे ज़्यादा गलतियों वाली किताब चली थी, हेल्पर की भर्ती में सबसे ज़्यादा किताबें चली थी 2014 में। उसमें भरमार थी गलतियां, लेकिन उस समय हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है हेल्पर, क्या मैंने आपको बताया था ना, हम तो जानने ही लगे थे 15-16 के बाद में कि आईटीआई क्या होती है। 18 की भर्ती में हमने देखा था, तो जो 14 में किताब चली थी वो तो 18 में किताब मार्केट में आई नहीं, आते ही पिट गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये एक कौन सी फर्स्ट रैंक वगैरह थी या एक आरपी थी, इनको तो नहीं खरीदना है। ये 2014 में उनके साथ बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई थी। तो उस समय फिर आई थी दूसरी किताबें 2018 में, दूसरे पब्लिकेशन की, तो वो सबने खरीदी, और वो खरीदी, लेकिन उसमें इतना मैटर था ही नहीं जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो मामला और गड़बड़। और आपके पास किताब है ना, कोई सी भी किताब है, मुझे नहीं पता, चाहे किरण हो चाहे कोई हो, जो भी है, इसमें भी मैं बिना देखे गारंटी के साथ कहता हूं कि 200 में से 150 नंबर का सिलेबस है, 50 का सिलेबस ही नहीं लिखा हुआ, चैप्टर का नाम ही नहीं लिखा हुआ, हेडिंग ही नहीं लगाई। अंदर का मैटर तो बात की चीज है, हेडिंग ही नहीं है, हैं? आप चैप्टर बोल दो, रामबाण का चैप्टर मिला लो, पढ़े न पूरे। ये तो इंडेक्स ही तो मिला नहीं है, इसमें कौन सा टाइम लगेगा, ये तो बहुत आसान काम है। ठीक है, बुशिंग। बुशिंग हमारे पास क्या होती है?
सप्लाई के आगत व निर्गत के लिए बुशिंग को काम लिया जाता है, इनपुट व आउटपुट के लिए। बुशिंग के बीच में तांबे का टर्मिनल लगा होता है। ये तो भी बुशिंग किसका होता है? चीनी मिट्टी का ही होता है। और वोल्टेज ज़्यादा है तो बुशिंग की हाइट भी क्या हो जाएगी, लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। कम वोल्टेज बुशिंग की लेंथ क्या होगी, कम। लिख लिया। अब इसके बाद एक आता है टेप चेंजर, ठीक है ना। रेडिएटर तो हमने बता दिया था, वैसे भी रेडिएटर होता क्या है, कूलिंग के लिए काम में लिया जाता है। अब क्या बचा है, टेप चेंजर। आवश्यकता अनुसार वोल्टेज का मान आवश्यकता अनुसार वोल्टेज का मान परिवर्तन करना। ऐसा टेप चेंजर होता है। यदि आपने टेपिंग को यहाँ कर दिया तो यहाँ वोल्टेज क्या है, V1 क्या है, छोटा है भाई। यहाँ तक जाओगे तो V2 का मान क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा। और यहाँ तक जाओगे तो V3 का मान और भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये टेप चेंजर का मामला है कि कोयल के ऊपर, वाइंडिंग ऊपर टेप है, कहाँ कहाँ की जाती है। ऐसी टेप चेंजिंग का कार्य उसमें होता है मिक्सी में। मिक्सी में जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर होता है वो टेप चेंजर ही होता है, वो भी टेप चेंजर कहलाता है। ओके। ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल कहाँ से बनाते हैं, न्यूट्रल कहीं से नहीं बनाते हैं, वहाँ पर नीचे पास में खड्डा खोदते हैं डीपी के। एक नया न्यूट्रल बनाना ही पड़ता है ना भाई, क्योंकि पीछे से तो केवल फेज जाएगा, न्यूट्रल का वायर इतने पीछे से आएगा तो महंगा कितना पड़ेगा। आपने इनको बोला, इनको बोलो,
अरे दो वो चार वो कोई दिक्कत नहीं, इनको बोलो, इनका काम है, ड्यूटी है, ये नहीं करे ना फिर मेरा काम है। मतलब मामला ये है, कायदे की बात ये ना, कोई पीडीएफ वगैरह नहीं आई तो इनको बोलो, इनका काम है कि आपके वो पीडीएफ सही जगह पर आए, फिर भी नहीं आए, सुनो ही नहीं हो तो फिर मेरा काम है। एक्चुअल तो यही मामला है, और क्या मामला है, नहीं तो एक एक में पीडीएफ मुझे थोड़ी याद रहेगी, आप भी सोचो। हो गया? क्या सवाल है? फोन आ गया तेरे, तेरी टाइमिंग फिक्स है 9:30, मैं समझ गया था, मैं पिछले 3 दिन से लगातार देख रहा हूं। तो हिम्मत कर दे, फोन कर दे अगर साइलेंट। लिख लिया भाई? ओके। अब देखो, हमने उसमें सारे भाग पढ़ लिए, कोई भाग बाकी रहा? बुकोज रिले, तेल द्वारा शीतलन ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग किया जाता है। पहला मामला, तेल द्वारा शीतलन वाले में काम में लिया जाता है। ये हमारे पास गैस दाबित रिले होता है। क्या होता है भाई? मुख्य और टैंक और संरक्षक टैंक के बीच स्थापित होता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रयोग लिया जाता है। तेल में दो तेल में दो मरकरी कांटेक्ट बिंदु होते हैं। ये ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट कह दो, तेल में तो तैरेंगे ही, ये बकोज रिले होता है। एक और रह गए एक्सप्लोजन वेंट। अब ये क्लियर हो गया ना ट्रांसफार्मर के भाग में?
अब हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, पीछे रह जाएगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्या सवाल पूछा जाता है? हैं? लिखो लिखो लिखो। करें स्टार्ट? अब नहीं रुकेंगे। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है भाई? एक वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है। एक वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप और स्टेप दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें धारा का प्रवाह हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा। वही चुंबकीय क्षेत्र भी इसको काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। और सीधी धारा का प्रवाह भी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां पर दोनों के कारण सिद्धांत कौन सा काम में लिया जाता है भाई? स्वपरण। उपयोग में कहाँ लिया जाता है? वही है जहां क्या कह रहे हो? जहां सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को काम लेते हैं वहीं काम लेते हैं इसको। इसमें तांबे के तार की बचत होती है बिल्कुल, क्योंकि तांबे का तार, उसमें 2 वाइंडिंग चाहिए, इसमें कितनी वाइंडिंग चाहिए? एक। यही मामला है। हाँ, स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर होता है जो 20 एचपी से ज्यादा क्षमता के लिए काम में लिया जाता है। ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल तो होती गाड़ियां, गाड़ियां में कहां लेते हैं? ऑटोमोबाइल तो गाड़ियां कहलाती है। ऑटोमोबाइल क्या कहलाती है? गाड़ियां कहलाती है ना। गाड़ियों की कंपनियां क्या होता है? ऑटोमोबाइल का मतलब ही गाड़ियां हुई। वो तो गाड़ियों कंपनियां तो ऑटोमोबाइल कंपनियां कहलाएगी। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों की कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कहलाती गाड़ियां ना। मुझे पता नहीं भाई ये कहाँ काम लेते हैं।
ऑटोमोबाइल में कहाँ काम लेते हैं पता नहीं है, ऐसा आइडिया है नहीं। ऑटोमोबाइल तो गाड़ियाँ होती है, सब ऑटोमोबाइल कहलाती है वो है। यो कल वाला तेरा बदला पूरा हुआ। मुझे क्यों पता है? हाँ तो ये तो पता होना भी चाहिए ना। छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो, जब आदमी के पास क्या बोलने के लिए कुछ बचता नहीं ना, तो फिर हाथ पांव चलाने लग जाता है। हाँ, वो फिर ऐसा क्या है कि अपना ना बलपूर्वक आवाज को दबाना चाहता है। लिख लिया। एक हमारे पास और है जिसे हम कहते हैं टोंग टेस्टर। इसका एक सवाल ही पूछा हुआ है, एक ही पूछा जाता है। चलती लाइन में धारा का मापन। एक आता है ट्रांसफॉर्मर का समांतर क्रम प्रचालन। समांतर क्रम प्रचालन के लिए शर्त क्या होती है भाई? वोल्टेज समान, क्या समान होना चाहिए? वोल्टेज। आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान। फेज अनुक्रम क्या होना चाहिए? यानी फेज सीक्वेंस भी क्या होना चाहिए? समान। प्रति इकाई प्रतिबाधा क्या होनी चाहिए? समान। और जो बार बार सवाल पूछा जाता है उसमें यह ध्यान रखना, केवीए क्षमता समान होना आवश्यक नहीं है। केवीए ना, 110 केवीए का 5 केवीए के साथ में समांतर क्रम प्रचालन हो सकता है, लेकिन वोल्टेज, आवृत्ति और फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। अब देखो, एक उन्होंने ये पूछा था ट्रांसफॉर्मर में ध्वनि, इस ध्वनि को कहते हैं हमिंग। कारण है मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन। और रेटिंग लेते हैं केवीए में। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग किस में होती है? केवीए में। अब देखो भाई, मेरी तरफ से मैंने पूरा करा दिया है, फिर भी कुछ बच गया हो तो पूछ लो, करा देता हूँ। अभी तो अपन बैठे हैं। हाँ, वो अपने सूत्र इतना काम नहीं आता, इसलिए माथा फोड़ी की नहीं। बाकी ये है ना, ये हमारे पास 1 माइनस के और के कारण है। एक चालन है और एक प्रेरण है। इसे कंडक्शन कहते हैं, इसे इंडक्शन कहते हैं। हाँ, चालन में 1 माइनस है।
हो गए भी। और कोई सवाल नहीं है? कल हम क्या पढ़ेंगे? सिंगल फेज मोटर के बारे में। आपको पहले नाम बता दिया है। कल हम पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर, उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर सिंक्रोनस मोटर। क्या हुआ? वो एक है दक्षता के साथ। केवीए कोस थीटा कर दो, कोस थीटा की जगह पावर फैक्टर मान रख दो, 0.8 दिया हुआ था। ट्रांसफॉर्मर लीडिंग पर नहीं काम करता, लेगिंग पर करता है। यदि आपके पास लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी पर तीनों पर काम करता है, वो सिंक्रोनस है। जिसमें इंडक्शन का गुण आएगा हमेशा किस पर काम करेगा? लेगिंग पर। ओके भाई, क्लास एंड कर दो।